दोस्त, आपका स्वागत है क्रिएट नॉलेज 365 में। आज एक नया चैप्टर को समझेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। ऐसा नहीं है ये बेफालतू है, मेरे जीवन से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल ये हमारे जीवन से रिलेटेड चैप्टर है। उसको समझना ज़रूरी हो जाता है और समझना भी ज़रूरी हो जाता है। त्रिकोणमिति हमेशा कहा जाता है कि एक नया चैप्टर है। क्यों कहा जाता है, इसका मायने क्या है? त्रिकोणमिति मेरे लिए नया है क्योंकि जैसे क्लास 10 से पहले त्रिकोणमिति का कोई भी एक सिद्धांत या एक सूत्र या एक नियम भी नहीं पढ़ चुके हैं, इसलिए नया कहते हैं। ऐसा नहीं है इसका सिद्धांत और सूत्र अभी बना है, हाल फिलहाल में बना है, ऐसा नहीं है। त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत पुराना चैप्टर है, लगभग 200 साल पहले इसका नियम और सिद्धांत दे चुके हैं या इसका नियम हो चुका है। तो इसको जितने नियम और सूत्र है उसको समझना है, उससे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो ये समझना है तो कभी भी हम जानते हैं कि किसी भी पेड़ की ऊंचाई या कोई भी आसमान में उड़ता हुआ पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है, मालूम करना है, तो हम त्रिकोणमिति की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं कहीं भी एक पेड़ है, लंबा पेड़ है या कोई भी मकान है, उसकी ऊंचाई निकालने के लिए त्रिकोणमिति का मदद लिया जाता है या त्रिकोणमिति की मदद से ही उसकी लंबाई निकाला जाता है। ऐसे भी कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि आदमी का हाथ बिना नापे हुए किसी भी ऊंचाई को जानना कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, वो त्रिकोणमिति से ही समझना या निकालना संभव होता है। तो हमको ये समझना है कि कैसे किसी भी हाइट को नापा जाता है बिना फीता, बिना उस पर चढ़े हुए किसी की मदद से इसका ऊंचाई कैसे निकालते हैं। जैसे किसी पहाड़ की ऊंचाई कितना है, क्या उसको आदमी फीता से नापा है? बिल्कुल नहीं, वो त्रिकोणमिति से ही उसका ऊंचाई को नापा जाता है। जैसे कोई भी आसमान, चांद या ज़मीन के बीच की दूरी कितना है वो भी हम जानते हैं, तो कैसे निकाला जाता है? वो भी त्रिकोणमिति से ही निकाला जाता है। यहाँ तक ये अब तक मालूम चल चुका है कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, या हम सब जानते हैं और वो त्रिकोणमिति के नियम से ही निकाले हैं या त्रिकोणमिति के स्टडी करने के बाद इसकी ऊंचाई को समझते हैं या निकाल पा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि कोई भी एक मीनार है या कोई भी घर है, इसकी ऊंचाई अगर निकालना है तो बिल्कुल आप त्रिकोणमिति अगर जानते हैं तो बिना नापे हुए उसका ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है त्रिकोणमिति को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति क्या है। हम एक उदाहरण से समझेंगे त्रिकोणमिति का इजाद कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता कैसे पड़ा और इसको किस तरह से ढांचा से उसको निर्माण किया गया, इसको बनाया गया है। मान लेते हैं कोई भी ऊंचाई पे एक पतंग है। जैसे कोई एक पतंग है, ये पे है, इसकी ऊंचाई कितना है ज़मीन से उसको समझना है। तो कैसे समझ सकते हैं, या किसकी ऊंचाई कितना है इसको कैसे निकाल सकते हैं? त्रिकोणमिति से निकाल सकते हैं। जैसे ये क्या है, यहाँ पे एक पतंग है और बी पृथ्वी है। ए से बी की लंबाई यदि निकाल लेंगे तो क्या पतंग की ऊंचाई भी निकाल लेंगे। एक तीसरा पॉइंट भी होता है, एक सी, जिसको हम सी पॉइंट कहेंगे। यहाँ से हम पतंग को देखते हैं या यहाँ से हम आकलन करते हैं कितना ऊंचाई पे है। तो इस आकलन पॉइंट और ये पतंग के पॉइंट को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इस तरह का एक फिगर बन जाएगा। और बी और सी को भी मिला देंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे, स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। क्या बन चुका है? एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो पा रहा है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का भी इस्तेमाल है। यदि समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल है तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी होगा। यदि इसका इस्तेमाल होगा और इसके बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे संभव होगा कि इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोण भी क्या है, एक समकोण है। समकोण कहने का मतलब है 90 डिग्री का कोण है। और इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, यानी कोण बी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और इसमें से एक भुजा क्या होगा, लंब होगा, और एक भुजा आधार होगा।
अब कौन सा भुजा आधार होगा, कौन सा भुजा कर्ण होगा, यहाँ स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन अक्सर हम मान के चलते हैं, किसी एक भुजा को आधार मान लेते हैं, किसी एक भुजा को लंब मान लेते हैं, और इससे हमें निकल जाता है इसका वैल्यू। अब तक ये जान चुके हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं है। भुजा और लंब और आधार एक फिक्स भुजा होता है, उसको कौन सा फिक्स भुजा वो भी समझेंगे। जैसे समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये फिक्स है, हमेशा नहीं, हमेशा सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे और चेंज नहीं होता। इसी तरह से लंब को भी समझेंगे कि कौन सा फिक्स भुजा है कि वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे ये समझने से पहले अब देख लेते हैं इसका कैसे ये त्रिकोणमिति का संबंध बनता है लंब और आधार। यानी ऊंचाई, और ये सब ऊंचाई ही है, लेकिन ये अलग अलग ऊंचाई है, इसको भी हम समझ लेंगे। तो जैसे ये आधार है, क्या है यहाँ पे आधार है, इन तीन भुजा है, तीन भुजा को लिख लेते हैं आधार, जिसको बी बोलते हैं इंग्लिश में सिंबॉलिक, क्योंकि बेस आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है। बेस का पहला अक्षर बी होता है, इसलिए बी लिखा गया है। और उसके बाद लंब, जिसको हम पी से दिखाएंगे, और तीसरा होगा कर्ण। इस तीन भुजा के मदद से त्रिकोणमिति अनुपात बनता है, और त्रिकोणमिति अनुपात का ढांचा तैयार होता है। कैसे बनता है वो भी हम समझेंगे। ये आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे क्या, कि कोई भी दो अंक दिया है, कोई भी दो अंक देता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है दो अंक देने के बाद कि इस दो अंक के मदद से कितने संख्या आप बना पाएंगे। तो कैसे हम करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कोई दो अंक दे दे, 3 और 6 दो अंक दे दिया है, इस 3 और 6 के मदद से आप कितने संख्या बना सकते हैं मैक्सिमम। तो आप क्या करेंगे, या इस तरह निकालते हैं, 3 और 6 लिख दिए, इधर भी 3 और 6 लिख दिए हैं। इस 3 का उपयोग इस 3 और 6 से करेंगे। जैसे 3 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और 3 और 6 से करेंगे क्या हो जाएगा, 3 और 6 36 हो जाएगा। अब बचा नहीं है तो अब क्या करेंगे, 6 से, 6 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 होगा, 6 को 6 से करेंगे 66 हो गया। यानी कि दो अंक दे दिया है तो हम कितना संख्या बनाए, 4 बनाए। इससे ज़्यादा आप भी बना नहीं सकेंगे, हम भी नहीं बना सकेंगे, और कोई भी अदर आदमी भी नहीं बना पाएगा। यानी 2 अंक से 4 संख्या बना सकता है, यानी 4 संबंध बना सकता है। उसी तरह से हमको यहाँ पे लंब और कर्ण दे के रखा है, तो इससे कितने संबंध आप बना सकते हैं, और इसी तरीके से निकालते हैं, या इसी तरह से निकालना संभव है। तो ये समझ में आ गया। तो अब हमको क्या देके रखा, आधार और लंब और कर्ण, इसी से हम संबंध निकालने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आधार है तो हम भी इधर भी आधार लिख देते हैं, और लंब है तो लंब लिख देते हैं, और कर्ण है तो कर्ण भी लिख दिए। इससे संबंध बनाएंगे। पहले क्या, ये आधार लेंगे और इस तीनों भुजा से एक संबंध बनाएंगे। क्या संबंध बनेगा, कैसे बनेगा वो देखेंगे। से आधार ले तो आधार और लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा। पहला संबंध क्या बना, आधार। दूसरा संबंध क्या बनेगा, आधार लंब, क्या बना, आधार और लंब। और तीसरा क्या बनेगा, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण। तीसरा, चौथा क्या बनेगा, अभी ये वाला हो गया, इसका काम हो गया। अब क्या करेंगे, लंब को ये तीनों से एक संबंध बनाएंगे। लंब आधार क्या हो जाएगा, लंब आधार, और लंब, यहाँ पे लंब है, लंब क्या हो जाएगा, लंब। इस संबंध किस तरह बनता है उसको समझ रहे हैं। लंब और क्या बचाव, कर्ण। 6 नंबर में है लंब और कर्ण। अभी लंब और कर्ण का हो गया, इन इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं ज़्यादा समझने के लिए। अब क्या बचा, कर्ण बचा। क्या बचा, कर्ण और आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण आधार। 7 नंबर में है कर्ण, यहाँ पे कर्ण, ऊपर में है आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा। 9 संबंध तैयार हो गया है। इस 9 में से कितना संबंध त्रिकोणमिति के लिए पर्याप्त इस्तेमाल में होगा, या
कितना त्रिकोणमिति के सिद्धांत को फॉलो करेगा, ये हम देखते हैं। जैसे ये संबंध है तो कैसे संबंध है ये समझना है, कौन सा संबंध जैसे हुआ है। यदि आप मैथ जानते हैं तो मैथ में 4 मुख्य संबंध होता है। क्या क्या संबंध होता है? एक होता है जोड़, घटा, गुणा और भाग। ये 4 संबंध से ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कोई भी एक इंसान है, इसका संबंध बहुत से होता है। जैसे कोई एक इंसान है, इसका कई संबंध होता है। जैसे कोई हो गया नाना, दादा, मामा, चाचा, इस तरह कई संबंध होता है। लेकिन मैथ में 4 ही संबंध होता है। क्या क्या संबंध होता है? जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो जब त्रिकोणमिति में इसका हाइट निकालने के लिए इस संबंध में इसको हम जोड़ना चाहे, संबंधित करना चाहे, तो जब इसको आधार से जोड़े, घटाए या गुना किए तो इसका ऊंचाई निकालना असंभव हुआ या निकल नहीं पाया। जब इसको आधार से जब भाग दिए तब कुछ हद तक निकलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संबंध है वो कौन सा संबंध लगाता है? ये भाग वाला संबंध लगाता है। इसको भी देख लेते हैं कैसे। जब आधार से ये 9 संबंध है, 9 संबंध किस तरह काम करता है वो देखेंगे। जैसे ये 9 संबंध है, जब हम भाग देते हैं, जब आधार को आधार से भाग देंगे। दूसरा संबंध है आधार को लंब से क्या किए? डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तीसरा संबंध क्या है? आधार को किससे भाग दे रहे हैं? कर्ण से भाग दे रहे हैं। चौथा संबंध है लंब को आधार से भाग दे रहे हैं। पांचवा संबंध क्या है? लंब को लंब से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। छठा संबंध क्या है? लंब को कर्ण के साथ क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। सातवां संबंध क्या है? कर्ण को आधार से भाग दे रहे हैं। कर्ण को आधार से भाग दे रहे हैं। आठवां क्या है? कर्ण को लंब से कर रहे हैं। कर्ण को लंब से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। और 9वां लास्ट होता है कर्ण को कर्ण से भाग दिए। यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात में लंब, आधार और कर्ण आपस में भाग वाला संबंध रखता है, यानी अनुपातिक संबंध रखता है। यहाँ पे आप देखेंगे आधार है, नीचे में ही आधार है। आधार क्या हो जाता है? ऊपर नीचे आप जानते हैं तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, हट जाएगा। जैसे आधार को क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। नीचे भी बी, ऊपर में बी, तो बी भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी इसका संबंध कुछ नहीं होता है, यानी हट जाएगा। मतलब ये संबंध कंप्लीट नहीं है, मतलब ये संभव नहीं है। दूसरा संबंध है आधार बटे लंब। ये संबंध है B/P जिसको कहेंगे। तीसरा संबंध क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार को B बोला जाएगा और कर्ण को H बोला जाएगा। और लंब P, B, इस तरह ये भी देखिए, यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ P, नीचे में भी P क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये संबंध कंप्लीट नहीं है। छठा में क्या है? लंब बटे कर्ण, यानी P/H है। और सातवां में H/B है। और आठवां में क्या है? H/P है। और 9वां में है H। यदि आप देख नहीं पा रहे हैं तो देख लेंगे। H कर्ण बाय कर्ण क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 3 संबंध इनकम्प्लीट रहा, इन 3 संबंध नहीं होगा। ये समझ में आ गया। अब देखेंगे, अब इसको क्या कहेंगे? B/P, B/H, P/B और P/H, H/B और H/P। ये 6 संबंध है जो कि त्रिकोणमिति अनुपात के लिए लागू होता है। और ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात भी कहा जाता है। जैसे कि B/P को त्रिकोणमिति अनुपात में क्या कहा जाता है उसको भी समझेंगे। जैसे B/P इसको क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति अनुपात में इसको बोला जाएगा कोटेंजेंट। क्या कहा जाएगा? कोटेंजेंट कहा जाएगा। B/H इसको क्या बोला जाएगा? सेकेंड बोला जाएगा। और P/B को क्या बोला जाएगा? टेंजेंट बोला जाएगा। टेंजेंट बोला जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या बचता है? P/H इसको क्या बोला जाएगा? साइन बोला जाएगा। और H/B को क्या बोला जाएगा? सेकेंड बोला जाएगा। और यहाँ पे H/P है जिसको हम कोसेकेंड कहेंगे। कोसेकेंड
कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ पे आप समझ में आ गया इतना बात। अब समझना है कि कोटेंजेंट को कोटेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, साइन और कोसेकेंट एक क्या है, बड़ा नाम है। इसको क्या कर देते हैं, छोटा, इन शॉर्ट फॉर्म क्या है उसको भी समझ लेते हैं। कोटेंजेंट को क्या बोला जाएगा, शॉर्ट में कोट कहा जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल बार बार होगा। अब बार बार होगा तो बड़ा नाम मुश्किल होता है लिखने में और बोलने में, इसलिए क्या किया जाएगा, छोटा कर दिया जाता है। कोटेंजेंट को कोड बोलेंगे और कोड का मतलब होता है B/P। सेकेंड को क्या बोलेंगे, सेक बोला जाएगा, और टेंजेंट को टेन बोला जाएगा, और साइन को SINE, इसको साइन पढ़ेंगे और साइन में से ई हट जाएगा, साइन हो जाएगा। इसको सीन नहीं पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे। और सेकेंड को सेक बोला जाएगा। सर यहाँ पे कोसाइन होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोसाइन होगा। यहाँ इसको कोस शॉर्ट में बोलेंगे। सेकेंड हो गया। और कोसेकेंड को क्या लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया या इतना ही समझना था, ऐसा नहीं है, ये तो अधूरा है। अभी इसका निर्माण कैसे हो रहा है वो समझना है। जैसे कि B/P क्या कहेंगे, कोट कहेंगे, B/H को कोस कहेंगे, P/B को टेन कहेंगे, P/H को साइन कहेंगे, H/B को सेक कहेंगे और H/P को कोसेक कहेंगे। इतना समझ में आ गया। लेकिन ये समझना है कि कौन सा भुजा B होगा, कौन सा भुजा लंब होगा, कौन सा भुजा आधार होगा, कौन सा भुजा कर्ण। कर्ण तो समझ में आ जाता है कि कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, ये तो फिक्स है। लेकिन ये फिक्स अब तक नहीं हो पा रहा है कि कौन सा भुजा लंब होगा। और कर्ण का अगर हम परिभाषा देखेंगे या उसको समझेंगे कि कौन सा भुजा कर्ण है, तो हम किस आधार पर फैसला करते हैं, कोण के आधार पर। कौन सा कोण, समकोण। समकोण के आधार पे ही इसका डिसाइड होता है कौन सा भुजा कर्ण होगा। तो लंब भी इसी तरह से होता है, लंब भी कोण के आधार पे ही डिसाइड होता है कि कौन सा भुजा लंब होगा, कौन सा भुजा आधार होगा। ये किसके आधार पे होता है, न्यून कोण के आधार पे होता है। समकोण के आधार पे कर्ण का निर्धारण होता है या पता चलता कर्ण का। इसी तरह से लंब का पता चलेगा न्यून कोण से। तो न्यून कोण, इस समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण है। पहला न्यून कोण है ये वाला है, दूसरा न्यून कोण ये वाला है। इस दोनों न्यून कोण से ही पता चलेगा लंब कौन सा भुजा होगा, कर्ण कौन सा भुजा है। जब यहाँ पे जब इस कोण को न्यून कोण जब मान लेंगे, तब इसके सामने वाला भुजा कौन सा भुजा होगा, ये वाला। और इस सामने वाला भुजा को ही क्या कहेंगे, P कहेंगे, लंब कहेंगे। यानी कि ये भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P, लंब हो जाएगा। यानी ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये कैसे पता चला, या इस कोण को हम माने हैं। डिसाइड कैसे पता चला, डिसाइड कैसे किए कि ये लंब होगा इस कोण से। और जो तीसरा भुजा बच जाता है उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। यानी कर्ण का तो तुरंत पता चल जाता है, लंब का भी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक कोण को थीटा मानेंगे, कोई कोण को न्यून कोण मानेंगे, और इसी से पता चल जाएगा कि कौन सा भुजा लंब होगा। तो जब इस कोण को थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो गया, लंब हो गया। और इसी सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाए तो अब क्या, इस कोण को थीटा माने हैं, तो इस थीटा के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, P, ए वाला भुजा हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, B यानी कि लंब हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, आसानी से देख पा रहे होंगे या समझ भी पा रहे होंगे कि लंब और आधार, कोण बदलने से इसका मान भी, यानी लंब आधार भी बदलता है। कोण बदलने से लंब आधार बदलता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है, और हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ये लंब और कर्ण ये समझ में आ गया। अब समझना है कि यहाँ थीटा से अगर डिसाइड होता है तो यहाँ पे अब तक यहाँ थीटा नहीं है, कोई भी कोण का जिक्र नहीं है। जैसे कोट है, या कोट B/P बराबर कोट कहे, लेकिन यहाँ क्या थीटा का इस्तेमाल है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा लगा देंगे। तो कोट थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हो गया। तो कोट थीटा B/P हो गया। ये एक फार्मूला होता है, इसको याद कैसे करना है वो समझेंगे। क्यों थीटा लगा, क्योंकि B और P का पता नहीं चल रहा था, इसलिए थीटा लगाना ज़रूरी हो जाता है। बिना थीटा, बिना कोण के पता लगाए B और P का पता नहीं चलता है, इसलिए थीटा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा या होता है। तो इतना समझ में आ गया है। अब ये समझना है,
अब तक हम समझ चुके हैं कैसे बना है, कैसे इसका यानी कि ढांचा तैयार हुआ है, ये सब समझ चुके हैं। अब समझेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका नाम कैसे हुआ, त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा, ट्राइगोनोमेट्री क्यों पढ़ा, और उसका और छोटे छोटे बेसिक बातें को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।